आज फिर मैं 10वीं वर्ग के लिए संस्कृत व्याकरण के साथ उपस्थित हूं। इससे पहले आपने संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की परिभाषा और उनका उदाहरण देखा। अभी तक हम स्वर संधि के अंतर्गत उनके 4 भेदों को पढ़ चुके हैं और मेरा ख्याल है कि इसे रिवीजन क्लास बना दिया जाए और उन्हीं चारों संधियों को हम रिवाइज कर लें तो बेहतर होगा। सबसे पहले हमने चर्चा की थी स्वर संधि की, जिसमें प्रथम पद के अंत में एक स्वर होता है और दूसरे पद के शुरू में भी एक स्वर होता है और दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि प्रथम पद के अंत में एक व्यंजन होता है एवं दूसरे पद के शुरू में स्वर या व्यंजन होता है तो दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। लेकिन अगर प्रथम पद के अंत में एक विसर्ग हो जबकि दूसरे पद के शुरू में स्वर या व्यंजन हो तो दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इस प्रकार हमने पढ़ा था कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के 3 प्रकार हैं। इनमें से हमने स्वर संधि को भी पढ़ा था। स्वर संधि के अंतर्गत 5 प्रकार की संधियां आती है और छठा जो है वह है पूर्व रूप संधि, उसका भी अध्ययन हम करेंगे। लेकिन आज फिलहाल हम ये टारगेट लेकर चले हैं कि पढ़े गए 4 संधियों को अर्थात स्वर संधि के 4 भेदों को हम फिर से पढ़ें और हम उसका रिवीजन करें। इनमें सबसे पहला है दीर्घ संधि। इसके अंतर्गत मैंने आपको बता दिया था कि दीर्घ संधि के अंतर्गत प्रथम पद के अंत में कोई वर्ण अ या ई या उ या री रहेगा और दूसरे पद के शुरू में समान स्वर मतलब अ आ में से कोई एक, या प्रथम पद के अंत में अगर हर्ष ई या दीर्घ ई है तो दूसरे पद के शुरू में भी हर्ष ई या दीर्घ ई में से कोई एक, फिर प्रथम पद के अंत में अगर हर्ष उ या दीर्घ उ है तो दूसरे पद के शुरू में भी हर्ष उ या दीर्घ उ में से कोई एक, या अगर प्रथम पद के अंत में री है तो दूसरे पद के शुरू में भी छोटी री या बड़ी री ये रह सकते हैं। और विशेषता ये होती है कि हर हाल में दीर्घ वर्ण ही रह जाता है, हर्ष वर्ण नहीं रहता। जैसे अ के साथ अ को जोड़ें या आ के साथ अ को जोड़ें या अ के साथ आ को जोड़ें या आ के साथ आ को जोड़ें, हर हाल में वो आ ही होता है। ठीक इसी प्रकार हर्ष ई के साथ दीर्घ ई या हर्ष ई के साथ हर्ष ई, दीर्घ ई के साथ हर्ष ई या दीर्घ ई के साथ दीर्घ ई को हम किसी भी प्रकार जोड़ें तो हमें दीर्घ ई ही प्राप्त होता है। आगे भी ऐसे ही समझा जाए। दीर्घ संधि के बाद हमने गुण संधि देखा था। गुण संधि के अंतर्गत गुण कहते हैं ए ओ और गुण जानिए। ए अर्थात प्रथम पद के अंत में यदि अ या आ हो और दूसरे पद के शुरू में हर्ष ई या दीर्घ ई हो तो ये दोनों मिलकर के ए हो जाते हैं। लेकिन यदि प्रथम पद के अंत में अ या आ हो और दूसरे पद के शुरू में हर्ष उ या दीर्घ उ हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। लेकिन यदि प्रथम पद के अंत में अ या आ हो और दूसरे पद के शुरू में री हो तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है आद गुणः या अदेंग गुणः, और हिंदी में कहते हैं ए ओ अर गुण जानिए। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी शब्द के बीच में एकार हो
या ओकार हो या अर हो तो जान लेना चाहिए कि यहां गुण संधि हुई है। फिर वैसे ही यन संधि, इसका सूत्र होता है इको यनच। इक का यन होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ई उ री और ली इन्हीं को इक कहा जाता है। और यन किसे कहते हैं तो य व र ल इनको कहते हैं यन। तो जिस स्वर संधि में, या यूं कहें कि स्वर संधि के जिस भेद के अंतर्गत ई का परिवर्तन य में होता है, उ का परिवर्तन व में होता है, री का परिवर्तन र में होता है और ली का परिवर्तन ल में होता है, उसे हम यन संधि कहते हैं। तो याद रखा जाए कि ई का परिवर्तन य में हुआ, यदि ई के बाद आ रहेगा दूसरे पद के शुरू में तो वहां या हो जाएगा। यह बात ध्यान रखा जाए। अब यन के बाद वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि के अंतर्गत वृद्धि हो जाती है, अर्थात ए या ऐ का परिवर्तन ऐ में होता है, जबकि ओ या औ का परिवर्तन औ में हो जाता है। जैसे तथा जोड़ एव तो तथैव। अब देखिए, प्रथम पद के अंत में आ है और दूसरे पद के शुरू में ए है, आ और ए दोनों मिलकर आई हो गए, तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। सूत्र होता है इसका वृद्धि रेचि, और हिंदी में कहते हैं आई औ वृद्धि बखानिए। आई औ वृद्धि बखानिए, अर्थात जिस स्वर संधि के भेद में आई और औ शब्द के बीच में आता हो, समझना चाहिए कि वहां वृद्धि संधि होती है। तो चलिए अंततः हम औ का भी एक उदाहरण ले ही लेते हैं, महाजोर औषधि महोषधि। अब देखिए, महा के अंत में आ है और औषधि के अंत में औ है, और आ और औ ये दोनों मिलकर औ हो जाते हैं तो बन जाता है महोषधि। तो इस प्रकार बच्चों, आज हमने दीर्घ, गुण, यन और वृद्धि इन चारों संधियों का रिवीजन किया है। आप अच्छे प्रकार से इसे याद करें और लिखें। दैट्स ऑल।